नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज के इस अंक में और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे हमारे स्वास्थ्य के लिए जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, यानी पोषण वाटिका और साथ ही साथ पावर हाउस, फलों में पावर हाउस के रूप में आजकल बेहद चर्चित है। उसके बारे में आगे भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले एक नज़र डालेंगे कि क्या कुछ नया है हमारे कृषि जगत में। खबरें खेती में। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज के कृषि और प्रमुख समाचारों पर। किसान कृषि यंत्रों का व्यवहार करें, सरकार दे रही है अनुदान। तकनीक से करें भिंडी की खेती, आमदनी का बेहतरीन जरिया। मचान विधि से परवल की खेती, सरल खेती। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि बीते दिनों राजधानी पटना के गांधी मैदान में एग्रो बिहार 2023 राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से कृषि को बचाव रखने के लिए अत्याधुनिक कृषि यंत्रों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। मेले में बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी और 4 दिनों के दौरान 665 कृषि यंत्रों का क्रय बिहार में खेती में कृषि यंत्रों के प्रयोग को प्रमाणित करता है। कृषि यंत्रों की खरीद के अलावे मेले में आयोजित किसान पाठशाला में भी किसानों को कृषि यंत्रों के उपयोग और रखरखाव के बारे में प्रशिक्षित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है जो कृषि यांत्रिकरण किसानों के हित में बहुत आवश्यक है। कृषि रोड मैप जो 2008 से राज्य सरकार चला रही है, उसमें एक मुख्य अंग है कृषि यांत्रिकरण। तो कृषि यांत्रिकरण से संबंधित बड़ी संख्या में आज 125 से भी ज़्यादा कृषि निर्माण का जो कृषि यंत्र का निर्माण करता है, वो लोग यहाँ पर आए हैं और वो अपना स्टॉल में अपना यंत्रों का प्रदर्शन करने का काम किए हैं। पशुपालक किसान भाइयों, खुर वाले पशुओं में खुर पका मुंह पका रोग प्रायः देखने को मिलता है। विषाणु जनित यह बीमारी संक्रामक है। एक पशु से दूसरे पशु में तुरंत फैलती है यह बीमारी। खुर में जख्म और जख्म बढ़ने पर उसमें कीड़ा लग जाना, पशुओं का लंगड़ा कर चढ़ना खुर पका रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इसी तरह मुंह पका रोग में मुंह में फफोले पड़ जाना, मुंह से मवाद बहना और पशुओं का खाना मुंह पका रोग के प्रमुख लक्षण है। इस रोग से पहला बचाव पशुओं का टीकाकरण है। 6 माह के अंतराल पर साल भर में 2 बार FMD का टीका पशुओं को दिलवा सकते हैं और इन रोगों से आप अपने पशुओं को सुरक्षित कर सकते हैं। खबरें खेती में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड के युवा किसान नवीन कुमार से, जिन्होंने मचान विधि से परवल की खेती की है और अच्छे आमदनी के साथ आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। परवल एक बेल की तरह फैलती है, इसलिए यदि मचान बनाकर इसकी खेती की जाए तो फलों के खराब होने का डर नहीं रहता है और उपज की गुणवत्ता भी अत्यधिक होती है। युवा किसान नवीन कुमार ने मचान के सहारे परवल को एक नई ऊंचाई दी है। इसका फायदा यह भी होता है कि खेत में पड़ा परवल पानी से सड़ सकता है, उसमें गंदगी हो सकती है। इसके अलावा मचान विधि से परवल की खेती में कीटनाशकों का स्प्रे करने में काफी सहूलियत होती है। 3,500 की लागत के बाद नवीन 2 गुने मुनाफे के प्रति आश्वस्त हैं। उन्हें हमारे प्रधानमंत्री का युवाओं की आत्मनिर्भरता का संदेश भी याद है। किसान भाइयों, भिंडी स्वाद और स्वास्थ्य के लिहाज से शानदार सब्जी है। उन्नत तकनीक से की गई भिंडी की खेती से किसान अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। समेकित खेती अपनाने वाले बहुत से किसान अब प्रमुखता से धान गेहूं के साथ साथ सब्जी की खेती भी करने लगे हैं। सब्जियां उन्हें लगातार नगद आमदनी दे रही है। बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत किस्म के बीज बोने चाहिए। बीज हमेशा विश्वसनीय दुकानों से या कृषि अनुसंधान संस्थानों से ही ले। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि बीज का शोधन करने के बाद ही खेतों में लगाएं। भिंडी की खेती के लिए खेत में कतार से कतार की दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर और कतारों में पौधों के बीच की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर अवश्य रखें।
इसका फायदा यह होता है कि भिंडी में लगने वाले येलो मोजेक वायरस से प्रभावित पौधों को आप आसानी से खेत से अलग कर सकते हैं, ताकि शेष पौधे सुरक्षित रह जाएं और आपका उत्पादन बिल्कुल प्रभावित ना हो। किसान भाइयों, खेत में खरीफ फसलें ज्यादा बारिश, ज्यादा तापमान या आंधी में खराब हो सकती है, लेकिन मशरूम बिना खेत की खेती है जिसे किसान भाई घर के अंदर भी उपजा सकते हैं और मशरूम की बढ़ती मांग के बीच आज अच्छी आय भी आप ले सकते हैं। इनमें प्रमुख है ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम और मिल्की मशरूम जैसे उन्नत प्रभेदों से किसान मशरूम की खेती करे तो उन्हें आमदनी का एक अतिरिक्त जरिया मिल जाता है। आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज चावल और गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार स्थिर रहे। सोनम चावल 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, सुपर चावल 4,500 रुपए प्रति क्विंटल, अरवा चावल 4,500 रुपए प्रति क्विंटल, लोकल गेहूं 2,800 रुपए प्रति क्विंटल, शरवती गेहूं 3,500 रुपए प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार मौसम के तेवर से लोग समय पूर्व गर्मी महसूस करेंगे। किसान भाइयों को अभी बदलते मौसम में सलाह दी जाती है कि चना एवं मसूर में फूल लगने की अवस्था में नाइट्रोबेंजीन 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव अवश्य कर दें। इससे फसल में फूल झड़ने की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी और इसका उत्पादन भी काफी बढ़िया होगा। किसान भाइयों, अभी आपने देखा उपकरण से लेकर सफलता की नई कहानी, खबरें खेती की में। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी किसान भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है। किसान भाइयों, हम कार्यक्रम के शुरुआत में बात कर रहे थे कि मानव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पोषण वाटिका बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ किसानों के लिए, साथ ही साथ हमारे लिए भी, यानी हम महिलाएं भी अपने छत पर, घर के आगे कुछ जगहों पे, यानी खेत के बाहर बचे जगहों पे भी पोषण वाटिका को लगाकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती हैं। जानेंगे कैसे हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रज्ञा प्रियदर्शनी पंडा जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम आज विज्ञान और आधुनिक तकनीक की खोज करते हुए लगभग भारत के सीमावर्ती जिले जो मोतिहारी, जो नेपाल से सटा हुआ लगता है, हम वहाँ पहुँचे हुए हैं। चूँकि हमारे वैज्ञानिक यहाँ भी बखूबी अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं और अच्छी अच्छी नई नई तकनीक के बारे में कार्य कर रहे हैं। इसी तकनीक में आज हम बात करते हैं मानव स्वास्थ्य के लिए पोषण वाटिका का महत्व। हमारे साथ मौजूद हैं विषय वस्तु विशेषज्ञ इस कृषि विज्ञान केंद्र की प्रज्ञा प्रियदर्शनी पंडा। डॉक्टर प्रज्ञा प्रियदर्शनी पंडा, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और इस टॉपिक के बारे में ही हम आपको सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉपिक में कि क्या है पोषण वाटिका। खास करके पोषण वाटिका अच्छी चीज़ है, ये तो अपने वाक्य से ही लगता है कि अच्छी चीज़ है, लेकिन कैसे इसको हम मूर्त रूप देंगे, मतलब इसकी कैसे, क्या जनरल इन्फॉर्मेशन इसका जो है, सामान्य जानकारी क्या है इसका? पोषण वाटिका जैसे आप पूछे
पोषण वाटिका इसके नाम से ही बता रहा है कि हाँ, पोषण भरपूर आहार। पोषण वाटिका हमारे घर के आंगन में या फिर घर के आसपास जो खाली जगह होता है उसमें हम लोग कुछ हम साग सब्जी और ताजी फल का जो हमारी बागवान होता है, जो हमारी बगीचा होता है, उसको पोषण वाटिका बोलते हैं। और हमारी ये जो भारत कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण में पोषण वाटिका का बहुत बड़ा योगदान है। पोषण वाटिका जो है कि हमारी घर का आंगन में है, इसीलिए परिवार का सारा परिवार वर्ग इसमें शामिल हो सकते हैं। और परिवार का जो महिलाएं हैं, ज़्यादातर महिलाएं, वो इसमें योगदान दे सकते हैं और खुद उसमें काम कर सकते हैं। अपने परिवार के खुद के स्वास्थ्य के साथ साथ अपने परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा बना सकते हैं, जो कि भारत का कुपोषण मुक्त बनाने का हमारा जो सपना है, इसमें पोषण वाटिका का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि पोषण वाटिका में पोषण तत्व से भरा हुआ हमारा जितना साग सब्जी और फल का हम इसमें खेती करते हैं, जो कि जितने विटामिन्स और हमारे मिनरल्स है, जो कि जैसे आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और हमारा जितने भी बाकी मिनरल्स जो माइक्रो मिनरल्स है, ये सब जितने सब्जी है ये सबसे भरपूर रहता है। और पोषण तत्व से जो हमारा भरपूर होने का ये एकमात्र ये है कि हमारा जो पोषण थाली, हमारा जो भोजन थाली है, वो पोषण से भरपूर रहेगा। और हमारा पोषण तत्व से भरपूर रहने से हमारा जो ये जो रसायन युक्त हमारा जो खाद्य हम बाहर से खरीद के खाते हैं, जो हम सब्जी खाते हैं, वो हमारे जितने केमिकल से भरा हुआ रहता है। तो पोषण वाटिका का एक ये मुख्य उद्देश्य ये भी है कि इसमें हम लोग पूरा ऑर्गेनिक खाद यूज़ करते हैं, जैसे कि केचुआ का खाद, और नहीं तो हमारा जितने भी हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल, किचन वेस्ट मटेरियल हमारे निकलता है, इसमें यूज़ होता है। इसीलिए ये सारे जितने पूरा पोषक तत्व से पूरा भरपूर होता है और रसायन से मुक्त होता है, रसायन रहित होता है। और इसमें पोषण वाटिका में हमारा छोटा छोटा क्यारी हम बनाते हैं, जैसे घर का हमारा जो अब परिवार के आकार और हमारी जो परिवार वर्ग का जो जितने चॉइस है, उनकी जो मन मुताबिक खाद्य खाने का जो चॉइस है और पोषण तत्व का जो ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम पोषण वाटिका का निर्माण करते हैं। औसत ऐसे बोला जाता है कि घर में 3 से 5 परिवार वर्ग के लोग के लिए 100 से 150 वर्ग मीटर पोषण वाटिका बहुत आवश्यकता को पूरा कर सकता है। इतने अच्छे जवाब जो हमें मिले हैं, तो 2 सवाल और है हमारे मन में। हम छोटा सा जवाब चाहेंगे कि पहला तो ये कि इसको एस्टेब्लिशमेंट जो इसका स्थापित करना है, उसको कब और किस तरह करना चाहिए कि इसका, चूँकि आम लगाना है, अमरूद लगाना है, इस सीक्वेंस में हो कि सालों भर, चूँकि आप कहते हैं कि हमको सालों भर इससे फल और सब्जियां ताज़ी चाहिए, तो उस हिसाब से हम पौधे भी लगाएंगे, सब्जियां फल भी लगाएंगे। तो कैसे इसको एस्टेब्लिशमेंट का क्या सिस्टम है इसका स्थापित करने का? आप बहुत अच्छी सवाल पूछे। हमारा पोषण वाटिका का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मैं बोली कि हमें साल भर अच्छे से हमारा जो ताज़ी सब्जी और फल की ज़रूरतें हमारा ये पूरा कर सकता है। जैसे आपका जो प्रश्न जो मुझे पूछे कि हमारा कैसे हम लगाए ताकि पूरा साल भर हमें सारा ताज़ा सब्जी और फल मिल सके, हम लोग उसमें मेन है फसल चक्र को हम ध्यान में रखते हुए हमारी पोषण वाटिका का गठन करना है। फसल चक्र कैसा है, हमारा जो जितने हमारा जो सीज़न है, जैसे हमारा रबी, खरीफ, ज़ैद और गर्मी की जो मौसम है, उसके हिसाब से हमें हमारा फसल का चयन करना है। और उसके हिसाब से हमारा जैसे हमारा अभी जैसे रबी के टाइम पे हमारा जैसे गाजर, मूली, मटर और जितने भी हमारा साग जैसे जिसमें जितने मिनरल्स, विटामिन्स भरपूर है, उसको हम लगाते हैं। तो मेन है फसल चक्र और हमारे परिवार को क्या
खाने का मन है, परिवार वर्ग को क्या खाने का मन मुताबिक क्या सब्जी चाहिए और छोटे बच्चों को जो चाहिए, जैसे कि हमारा ये पोषण वाटिका का मेन जो मुख्य उद्देश्य है, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार का जो हमारा पहलू है, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ समन्वित बाल विकास परियोजना दोनों मिलके ये पोषण वाटिका का जो ये हमारा जो शुरू हुआ है। तो इसमें क्या है, जो मिड डे मील बच्चों को दिया जाता है। मिड डे मील में ये पोषण वाटिका से जो निकलता है, पूरा सीजनल जो वेजिटेबल्स निकलता है, उसी को ही हम लोग उसमें दिए जाते हैं। एक लाइन में हम पूछना चाहेंगे, गृह वाटिका और पोषण वाटिका, जो किचन गार्डन कहते थे, और पोषण वाटिका दोनों एक है या अलग है? गृह वाटिका, ये बहुत अच्छी प्रश्न आप पूछे, ये सबको इसमें डाउट रहता है। गृह वाटिका और पोषण वाटिका में मुख्य ये डिफरेंस है कि पोषण वाटिका का मेन मुख्य उद्देश्य है कि पोषण से भरपूर हमारा जो भोजन थाल है वो पोषण युक्त हो। गृह वाटिका में हम लोग जो भी लगाते हैं वो हमारी मन मुताबिक लगा लेते हैं, लेकिन पोषण वाटिका में हम लगाते हैं जो वो बायो फोर्टिफाइड होता है और जो पर्टिकुलरली कुछ न्यूट्रिशन से भरपूर मतलब है। वो स्वाद के अनुसार लगाया जाता है, ये सेहत के अनुसार लगाया जाता है। जी जरूर, बिल्कुल। जी। तो किसान भाइयों, आप एक स्वस्थ भारत के निर्माण में पोषण वाटिका का क्या महत्व है, इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। भविष्य में बिहार का शक्ति फल यानी पावर हाउस के रूप में जाना जा रहा है ड्रैगन फ्रूट को जानेंगे कैसे, हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर SB चन्नू जी से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीडी बिहार और कृषि दर्शन कार्यक्रम का ये उद्देश्य रहता है और हमारा भी ये प्रयत्न रहता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से जो आपकी खेती किसानी का जो रास्ता है, जो उसका आर्थिक उन्नति का मार्ग है, उसे हम प्रशस्त कर सकें। और इसी क्रम में आज हम पिपरा कोठी मोतिहारी कृषि विज्ञान केंद्र में मौजूद हैं और आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ड्रैगन फ्रूट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि ड्रैगन फ्रूट को बिहार का भविष्य में शक्ति फल कहा जा रहा है, कि बिहार के भविष्य का ये शक्ति फल है ड्रैगन फ्रूट। तो आज हम बात करेंगे इसकी खेती के बारे में, इसके फायदे के बारे में, और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर NV चन्नू, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं पिपरा कोठी कृषि विज्ञान केंद्र मोतिहारी में। मैडम, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जो सवाल है वह यह है कि ड्रैगन फ्रूट की जो उसकी उपयोगिता है और इसके बारे में जो सामान्य जानकारी है वो आप हमारे किसान भाइयों को प्रदान कीजिए। सबसे पहले तो स्क्रीन के उस पार बैठे हमारे सारे किसान भाइयों और बहनों को मेरे तरफ से नमस्ते। ड्रैगन फ्रूट जो है, ड्रैगन फल जो है, वो कांटेदार पौधा होता है जो कैक्टस जैसे दिखने में लगता है। तो इंडिया में उसको कमला का नाम से भी जाना जाता है। और ये जो फल है मूल्य रूप से अमेरिका से आया गया है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पिटाया थाईलैंड का एक जगह में ग्रो किया गया है, जिस कारण उसका फल का नाम हुआ पिटाया फ्रूट। तो ये जो फल है हमारे भारत में 10 साल पहले से ग्रो किया गया है, जबकि बिहार में ये एक बहुत नया क्रॉप है। ड्रैगन फ्रूट को भविष्य का पोषण प्रदान करने वाला फल क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि इसकी खेती क्यों करें, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में जो सामान्य जानकारी है आपके माध्यम से हम अपने किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे। जी, तो पहला सवाल रखते हुए ड्रैगन फ्रूट को क्यों शक्ति फल का नाम दिया गया है भविष्य का, क्योंकि ये जो ड्रैगन फ्रूट है इसमें कई प्रकार का पोषक तत्व पाया जाता है, जैसे मिनरल्स में आपका पोटाशियम, जिंक, बोरॉन, कैल्शियम, और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और साथ ही साथ कई विटामिन जैसे विटामिन C, विटामिन E पाया जाता है। और ख़ास करके कई फाइटोकेमिकल्स पाया जाता है जो कि कोई भी हानिकारक और जानलेवा बीमारी जैसे कैंसर हो गया, जैसे डायबिटीज़ हो गया और दिल का बीमारी को दूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसको खाने से हम लोग को बीमार से कम कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है भविष्य का शक्ति फल।
और सेकेंड पार्ट में आते हुए कि बिहार राज्य में इसका लागत कैसा रहेंगे और कैसे इसको लगाया जाएंगे। तो थोड़ा हिस्ट्री में जाते हुए सबसे पहले ड्रैगन फ्रूट जो है इंडिया में कई राज्य ने शुरू किया गया है लगाने 10-15 वर्ष पहले। जैसे हुआ हमारा वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, मिज़ोरम और नागालैंड जैसे कई राज्य ने शुरू किया गया है। और अभी हाल फिलहाल में मिज़ोरम जो ऐसा स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा उत्पाद किया गया है ड्रैगन फ्रूट में। बहुत ही अच्छी जानकारी आपके द्वारा दी जा रही है मैडम। और जो हमारा अगला सवाल है वो यह है कि भविष्य में जो इसे पोषण प्रदान करने वाला फल कहा जा रहा है, तो इसके बारे में आप जानकारी दीजिए कि ये इसमें क्या क्या पोषक तत्व हैं और इसकी उपयोगिता क्या है। जी, ये जो फल है इसको भविष्य का शक्ति फल बोला गया है क्योंकि ये जो फल है इसमें कई प्रकार का पोषक तत्व पाया जाता है। जैसे मिनरल्स में कई मिनरल्स जैसे पोटास, कैल्शियम, जिंक, बोरोन, आयरन जैसे कई बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बिहार राज्य में हम आमतौर पर ये देखते हैं कि जो हमारे कृषक भाई हैं धान और गेहूं और नहीं तो जो सब्जियां जो विभिन्न तरह की हैं उसी की खेती को प्राथमिकता देते हैं। तो इस संदर्भ में हमारे किसान भाई को हम ये बताना चाहेंगे कि ड्रैगन फ्रूट की खेती की उपयोगिता क्या है और बिहार में इसकी संभावनाएं क्या हैं। जी, तो आपका बहुत अच्छा सवाल पूछे हमसे। तो ये जो फ्रूट है, जो ड्रैगन फल है, ये जो बिहार में 5 साल पहले आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन खास करके हमारे ज़िला में पूर्वी चंपारण में ये जो है गिना चुना किसान ही लगाते हैं। और जो किसान है 1 से 3 साल से जो लगा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा विकास कर रहे हैं गिना चुना किसान। तो ये जो फल है ड्रैगन फ्रूट, ये जो आपका कोई भी मिट्टी जैसे बंजर मिट्टी हो गया, उपजाऊ मिट्टी हो गया, इसमें कई प्रकार का मिट्टी में ये लगा सकते हैं। कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं ड्रैगन फ्रूट 3 प्रकार के होते हैं। जिसका पहला जिसका छिलका पीला रहता है, अंदर सफ़ेद रहता है। दूसरी जिसका छिलका गुलाबी रहता है और इसका अंदर में सफ़ेद रहता है। और तीसरा जिसका छिलका गुलाबी रहता है और अंदर भी गुलाबी रहता है। तो स्वाद के अनुसार और मार्केट का मूल्य का वजह से जो पीला रंग का जो छिलका रहता है और जिसका अंदर गुलाबी रहता है और जिसका छिलका भी गुलाबी रहता है उसका डिमांड ज़्यादा रहता है। उस कारण किसानों ये गुलाबी रंग को ही प्रेफर करते हैं, खास करके बिहार का मार्केट में। और पीला और जो सफ़ेद रंग का जो ड्रैगन फ्रूट है वो डायबिटीज़ बीमार का अगेंस्ट में यूज़ किया जाता है क्योंकि जो बॉडी में जो इंसुलिन सिक्रेट करता है उसका बैलेंस को एकदम रखे जा सकते हैं ये दोनों जो फल है ये कंज्यूम करने से। और इसका वैज्ञानिक विधि से इसको कैसा लगाया जा सकता है उसमें थोड़ा आते हुए मैं शुरू करती हूँ कि इसके लिए जो जलवायु है, जो जलवायु अनुकूल है वो 20 से 30 डिग्री है। और मिट्टी कोई भी मिट्टी ड्रैगन फ्रूट के लिए सही है, लेकिन जो ऊंचा मिट्टी है जिसमें बाढ़ के पानी नहीं रुकते हैं और बुरबुरा मिट्टी रहते हैं और जिसका पीएच 5.5 से जो 7 पीएच जाते हैं वो एकदम ये ड्रैगन फ्रूट के लिए सही रहता है। और इसको लगाने के लिए हम लोग जैसे कलम से भी तैयार कर सकते हैं, नहीं तो टिश्यू कल्चर के कई पौधा से भी हम लोग इसको लगा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये फसल को लगाने से पहले सबसे पहले इसका पिलर बनाना होता है, जो पोल होते हैं। ये जो पोल जो बनता है मिट्टी का ऊपर इसका हाइट रहना चाहिए कम से कम 5.5 फीट से 6 फीट तक का हाइट रहना चाहिए। और एक पिलर से एक पिलर का दूरी रहना है 2.5 से 3 मीटर का दूरी में। और एक पिलर में 3 से 4 पौधा लग सकते हैं। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी मैडम आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों तक ड्रैगन फ्रूट के बारे में पहुंची। तो देखा किसान भाइयों, भविष्य में धान और गेहूं की अपेक्षा अगर ड्रैगन फ्रूट को आप अपने कुछ ही सीमित क्षेत्र में लगा करके ज़्यादा मात्रा में आप मुनाफा कमा सकते हैं। और इसको बिहार में करना चाहिए क्योंकि धान और गेहूं और नहीं तो ये सब्जी
यही इसी फसल पर हमारी जो खेती किसानी है वो आश्रित रहती है, केंद्रित रहती है। लेकिन ड्रैगन फ्रूट या और भी जो नई जो इस तरह की जो पौधे और जो बीज हैं उनको लगा करके आप नित नया मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम चन्नू मैडम का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसान भाइयों, तो देखा आपने कैसे पोषण वाटिका से लेकर ड्रैगन फ्रूट हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है और हमारी आमदनी का भी बेहतर जरिया है। अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।